नमस्कार दोस्तों, मैं आर सरकार करंट अफेयर्स के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर्स समसामयिकी से संबंधित जो जिन प्रश्नों को जिसके संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे उसके बारे में देख ले कि आज की सुर्खियां क्या क्या हैं। देखिए, आज हम लोग जानेंगे ग्रीन मेट्रो सिस्टम सम्मेलन। ग्रीन मेट्रो सिस्टम सम्मेलन जो है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, कहाँ आयोजित हुआ यह सम्मेलन? ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम कहाँ आयोजित हुआ? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ है? अपशिष्ट पुनर्चक्रण एवं जलवायु परिवर्तन 2000 सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? विश्व खाद्य भारत वैश्विक जैविक खाद्य व्यापार मेला 2025। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने? फोर्थ बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप 2025 का विजेता कौन? XAI ग्रुप 3 क्या है? समर्पित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, इसके बारे में। हाफ मैराथन विश्व रिकॉर्ड के बारे में। PMFBY प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जानेंगे। प्रधानमंत्री आशा योजना के बारे में जानेंगे। नोदी बंधन योजना के बारे में जानेंगे। कोमोडो अभ्यास किन दो देशों के बीच में हुई है? नौसेना का अभ्यास है कोमोडो, वह किन दो। और 7वां नेपाल एग्रीटेक इंटरनेशनल एक्सपो 2025 कहाँ हुआ? इन सब बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे, एक एक प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न है, 5वां ग्रीन मेट्रो सिस्टम्स द फ्यूचर ऑफ अर्बन मोबिलिटी विषय पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? 5वां ग्रीन मेट्रो सिस्टम द फ्यूचर ऑफ अर्बन मोबिलिटी विषय पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में हुई। कहाँ हुई? नई दिल्ली में। 5वां ग्रीन मेट्रो सिस्टम्स द फ्यूचर ऑफ अर्बन मोबिलिटी विषय पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुई। इसका आयोजन किसने किया था? DMRC ने किया था। ठीक है ना। देखिए, आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली। आयोजन करता कौन था इसका? DMRC, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। यही DMRC जो है पटना में ही मेट्रो बना रहा है। PMRC पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। भारतीय उद्योग परिसंघ और भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के संयुक्त साझेदारी के द्वारा जो है ग्रीन मेट्रो सिस्टम सम्मेलन जो है हुआ। इस सम्मेलन के दौरान जो है ओखला, ओखला कहाँ है? नई दिल्ली। ओखला बिहार नई दिल्ली में है, ऐसा नहीं बिहार में मत समझ जाइएगा। ओखला बिहार मेट्रो स्टेशन दिल्ली पर भारत का पहला वर्टिकल बाइफेशियल सोलर प्लांट। देखिए, यहां पर एक टर्म यूज किया गया है, वर्टिकल बाइफेशियल सोलर प्लांट। देखिए, इस वर्टिकल बाइफेशियल सोलर प्लांट, बाइफेशियल यानी कि बाई का मतलब होता है दोनों, ठीक है ना। इसमें ऐसा सोलर सिस्टम विकसित किया जाएगा कि जिसमें जो है सूर्य की रोशनी दोनों तरफ से, अभी जो है प्लेट जो बैठाया जाता है वैसे बैठता है, उसमें एक तरफ से रोशनी पड़ती है और वही रोशनी से क्या होता है? बिजली उत्पादन होती है। ठीक है ना। जो जिस प्लेट पे पड़ता है उसमें बहुत सारा फंक्शन रहता है, उसको फंक्शन के बारे में विस्तार से हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जब क्लास करेंगे उसमें हम लोग बताएंगे कि कैसे कैसे फंक्शन सोलर सिस्टम करता है। तो सोलर सिस्टम जो है इसमें जो प्लेट होता है, सोलर प्लेट होता है, उस वैसा प्लेट होगा जिसमें दोनों तरफ से सूर्य की रोशनी क्या होगी? एब्जॉर्ब करेगी उसमें से। ठीक है, इस तरह का होगा भाई, उसी का नाम है वर्टिकल बाइफेशियल सोलर प्लांट, जिसमें दोनों तरफ से सूर्य की रोशनी को पकड़ना का उद्घाटन किया गया। और यह जो है कहाँ उद्घाटन हुआ? दिल्ली में ओखला विहार मेट्रो स्टेशन है, वहीं पर ऐसा लगेगा। मेट्रो रूफ टॉलर से नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को देखिए, सौर सौर ऊर्जा जो है, सौर ऊर्जा से किस चीज का बढ़ावा मिलेगा? नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यू। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहां किया गया? भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल। ओपन एयर कहने का मतलब क्या है? खुला वातावरण में दीवार पर जो है क्या प्रदर्शनी करना। ठीक है ना। तो यह जो है इसका उद्घाटन हुआ है, इसका भी उद्घाटन हुआ है कहां? नई दिल्ली। कहां? नई दिल्ली। ठीक है। देखिए, अभी है क्या, इसको नई दिल्ली का जो मौसम विज्ञान भवन है वहीं पर इसका किया गया था। ठीक है, देखिए अभी है क्या,
मौसम भवन नई दिल्ली। उद्देश्य है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की उपलब्धियां को दर्शाना। ये जो ओपन आर्ट म्यूजियम होगा, ठीक है ना, उसमें भारतीय मौसम विज्ञान की जो उपलब्धियां हैं 144 पिछले 144 वर्षों की, 144 साल पहले इसकी स्थापना हुई थी मौसम विभाग की, और तब से लेके आज तक जो है मौसम विभाग के में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, क्या क्या उसमें टेक्नोलॉजी अपनाई गई है, कैसे कैसे आगे बढ़ा है, उसी का प्रदर्शन यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, देखिए इसकी स्थापना हुई थी 15 जनवरी 1850 को, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली है, और मौसम से संबंधित मंत्री कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। ठीक है, तो यह था ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम, जो कहां आयोजित हुआ? आपका नई दिल्ली में आयोजित हुआ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट है अपशिष्ट पुनर्चक्रण एवं जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। अपशिष्ट कहने का मतलब क्या होता है? जो जैसे मान लीजिए कि कोई चीज जो है कचरा है या फिर कुछ भी है, उसका उससे जो चीज निकालना है हमको निकाल लिए, तो उसका अवशेष बच जाता है। तो वही है अवशेषों का, जो जैसे हम लोग गन्ना का रस निकाल लेते हैं, तो गन्ना का रस निकाल लेते हैं तो गन्ना का जो खोया बच जाता है उसका जो है उससे इथेनॉल बनाते हैं, डीजल बनता है। तो वही अपशिष्ट पुनर्चक्रण, यानी कि जो अपशिष्ट हैं उसका पुनर्चक्रण, यानी कि उसको रिन्यूअल करके जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो है इस तरह का कहाँ आयोजित हुआ? तो यह भी जो है नई दिल्ली में आयोजित हुआ। अभी जो भी प्रश्न देख रहे हैं उसका आयोजन कहाँ हो रहा है? नई दिल्ली में। तो यही था अपशिष्ट पुनर्चक्रण एवं जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। इसका आयोजन किसने किया? इसका आयोजन जो है यही अपशिष्ट पुनर्चक्रण जो है भारतीय पुनर्चक्रण एवं पर्यावरण उद्योग, भारतीय पुनर्चक्रण नाम है उसका, भारतीय पुनर्चक्रण एवं पर्यावरण उद्योग, इसी के द्वारा यह आयोजित किया गया था। ठीक है, तो कहां हुआ ये सम्मेलन? इसमें जो है लगभग 62 मिलियन टन कचरा, कितना? 62 मिलियन टन कचरा जो है उत्पादन होता है भारत में। प्रति वर्ष जो है 62 मिलियन टन कचरा उत्पादित होता है, जिसमें सारे तरह के कचरा शामिल है, इलेक्ट्रॉनिक कचरा भी शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चौथा विश्व खाद्य भारत, चौथा विश्व खाद्य भारत WFI वर्ल्ड फूड फोर्थ वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 सम्मेलन कहा? ये भी नई दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, देखिए इसका आयोजन जो है चौथा फोर्थ संस्करण विश्व खाद्य भारत का चौथा संस्करण। इसमें क्या है कि जो खाद्य पदार्थ है, ठीक है ना, उन खाद्य पदार्थों के बारे में विचार विमर्श करना। जो केंद्र और राज्य सरकार है, वह केंद्र और राज्य सरकार जो है आपस में मिलकर जो है खाद्य का से संबंधित जो विषय हैं, उन विषयों पर, खाद्यान्नों से संबंधित विषय, उन विषयों पर चर्चा करना, और चर्चा करके जो है बेहतर उसके लिए नीति बनाना। ठीक है, यही था इसके सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट है विश्व का अग्रणी जैविक खाद्य व्यापार मेला बायोफैच 2025 कहां आयोजित हुआ? देखिए, विश्व का अग्रणी जैविक कहने का मतलब बायोटिक फूड व्यापार ट्रेड मेला बायोफेच कहां? 2025। यह जो है कहां आयोजित हुआ? जर्मनी में आयोजित हुआ। कहां आयोजित हुआ? जर्मनी में। जर्मनी का न्यूरबर्ग है जगह, वहीं पर इसका आयोजन हुआ, जर्मनी में। ठीक है ना, न्यूमरबर्ग। ठीक है, कहां आयोजित हुआ? बायोफेच न्यूमरबर्ग, कहां पर? जर्मनी में। ठीक है, देखिए आयोजन कहां हुआ? जर्मनी न्यूरेमबर्ग। उद्देश्य क्या है? जैविक खाद्य पदार्थ, दाल, मसाले, चावल आदि का प्रदर्शन करना। ये जो खाद्य पदार्थ है, तो खाद्य के अंतर्गत तो खाद्यान्न शामिल होंगे ही। ठीक है, तो इन सब दाल है, मसाला है, चावल है, इन सबों का प्रदर्शनी करना, ताकि लोग जो है अलग अलग किस्म के, आजकल क्या है कि नए नए तरीके के चावल गेहूं का किस्म जो है हो रहे हैं, तो उन सब का प्रदर्शनी करना, लोगों को उससे क्या फायदा है वो सब बताना, कैसे उसकी खेती की जाए। ठीक है, इन सब का चर्चा होता है।
भारत को बायोफेच वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रेड फेयर फॉर ऑर्गेनिक फूड एंड एग्रीकल्चर 2026 के लिए भागीदार देश बनाया गया है। भारत को जो ये जो हुआ है 2025 में कहाँ हुआ, न्यूमेनबर्ग जर्मनी में हुआ है, और 2026 में जो होगा उसमें भारत को इसका भागीदार देश बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने? देखिए भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार बने हैं। कौन बने हैं? ज्ञानेश कुमार। देखिए इनसे पहले कौन थे? ज्ञानेश कुमार से पहले जो है राजीव कुमार थे। कौन थे? राजीव कुमार थे। और यह राजीव कुमार जो है रिटायर कर गए और अभी जो है बने हैं, उनका नाम क्या है? ज्ञानेश कुमार। देखिए मुख्य निर्वाचन आयोग जो है यह जो है एक भारतीय संविधान के तहत एक आर्टिकल 324 के तहत एक संस्था है जिस भारतीय निर्वाचन, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और उनके साथ 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो यही मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? राजीव कुमार थे, जो रिटायर कर गए। उनके जगह पे कौन बने हैं? ज्ञानेश कुमार। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जिनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। और राष्ट्रपति किसकी सिफारिश पे करते हैं? प्रधानमंत्री के अध्यक्षता वाली एक समिति के सिफारिश पर जो है इनकी नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन बने हैं? ज्ञानेश कुमार। देखिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में जाने, ज्ञानेश कुमार बने हैं। पहले राजीव कुमार थे 25वें, ये 26वें बने हैं। 26वें है ये। भाग 15 संविधान में कितने भाग है? 22 भाग है। 22 भाग में जो है 15वां भाग जो है निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 324 के 2 में इस मुख्य निर्वाचन आयुक्त से संबंधित है। नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर। यानी कि प्रधानमंत्री के जो सदस्यता वाली 3 सदस्यीय समिति है उसी की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु से पहले जो भी हो वह होता है। कल कुछ दिन पहले मैंने 1-2 क्लास पहले बताया था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी आयु क्या होती है? उनका 70 वर्ष तक होता है। ठीक है, लेकिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त का 65 वर्ष या 6 वर्ष की आयु पहले, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 3 वर्ष या 70 वर्ष से पहले। ठीक है, भारतीय चुनाव आयोग की सिफारिश की स्थापना, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था, और यही 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। तो याद रखिएगा मुख्य चुनाव आयोग के बारे में, और इसके बारे में डिटेल हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे और भी ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? तो यह जो है खिताब जो है इंडोनेशिया ने जीता था। किसने जीता था? इंडोनेशिया। ठीक है, बैडमिंटन एशियाई देशों का बैडमिंटन मिक्स्ड कहने का मतलब है 2 लोग 4 लोग मिलके खेलेंगे, 2-2 रहेंगे। मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप 2025 का खिताब जो है इंडोनेशिया ने जीता। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? आयोजन जो है चीन में हुआ था। इसका आयोजन कहाँ हुआ? चीन में हुआ था, और विजेता इंडोनेशिया रहा और उप विजेता चीन रहा। ठीक है, जीता कौन कौन था? देखिए उसका नाम, चीन के किंग दाओ सेडोंग में हुआ था विजेता मोहम्मद सोहिबुल फिक्री और डेनियल मार्टिन, यह इंडोनेशिया के हैं। और उप विजेता चीन के चेन सुजून व हुआंग दी। कौन उप विजेता? चीन के चेन सुजून व हुआंग दी। विजेता इंडोनेशिया के थे मोहम्मद सोहिबुल फिक्री और डेनियल मार्टिन। आयोजन हुआ था चीन के किंगदाओ सेडोंग में। नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट है कौन सी कंपनी ने एआई स्टार्टअप ग्रुप 3, देखिए ग्रुप एक्स एआई लॉन्च किया। देखिए कौन सी कंपनी ने एआई स्टार्टअप ग्रुप 3 चैटबॉट लॉन्च किया है? तो एक्स एआई, एक्स जो कंपनी है यह पहले ट्विटर था। क्या था ये? ट्विटर था। ट्विटर का ही नाम बदल के ट्विटर को खरीद लिया किसने? एलन मस्क ने। किसने खरीदा? एलन मस्क, उसी की कंपनी है यह। ठीक है, एक्स और एक्स एआई, यही जो है ग्रुप 3, ग्रुप पहले भी था, ग्रुप 1 था, ग्रुप 2 था, ग्रुप 3 लॉन्च किया है। और यह ग्रुप 3 जो है यह इसलिए लॉन्च किया है कि चीन की एक कंपनी है, कौन सा? डीपसीक, जो अभी हाल ही में चर्चा में आया था।
चीन की एआई कंपनी है डीपसीक, उससे यह मुकाबला करेगा। यानी कि ऐसा दावा है कि यह डीपसीक से भी बेहतर काम करेगा। कौन? ग्रोक 3। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनियां हैं एआई से संबंधित। ओपन एआई है, फिर गूगल का है, गूगल। उसके बाद डीपसीक चीन का है, डीपसीक चीन का है। एक्स एआई जो आपको पता ही अमेरिका का है, एलन मस्क इसके अथी हैं। नेक्स्ट है समर्पित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? देखिए, समर्पित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, समर्पित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर कहने का मतलब है कि इस तरह का नीति लॉन्च करने वाला कौन सा देश है, तो सॉरी कौन सा राज्य है, तो वह राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश है। देखिए, ये ऐसा लॉन्च करने जीसीसी जो है लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है मध्य प्रदेश का, कि जो विदेश के जो निवेशक हैं उनको अपने यहाँ आकर्षित करना, आकर्षित करके जो है वो यहाँ उद्योग लगाएंगे। जब उद्योग लगाएंगे, उनके राज्य में ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगेगा, या फिर तो उनका राज्य का क्या होगा? विकास होगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। ठीक है, तो इसी के लिए जो है इस तरह का नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? क्या नाम है? मध्य प्रदेश। इसका और भी क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि जैसे देखिएगा, जैसे देखते हैं कि से पहले जो है, अभी जो है मेट्रो शहर पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो मेट्रो शहर पर ध्यान दिया जाता है ज्यादा, ये तो उस ध्यान को, मेट्रो शहर से ध्यान को हटाकर नए नए शहरों पर, यानी कि जो शहर उभर रहे हैं, ठीक है ना, उन शहरों पर ध्यान देने के लिए जो है इस तरह का सेंटर नीति लॉन्च किया गया है। और ऐसा करने वाला कौन सा पहला राज्य है? मध्य प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, किस देश के धावक जैकब किस देश के धावक जैकब किप्लमो ने बार्सिलोना हाफ मैराथन 2025 में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ठीक है, तो देखिए यह जो है किस देश के हैं? युगांडा के हैं। कहां के हैं? युगांडा के धावक हैं। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? युगांडा देश के धावक जैकब किप्लिमो ने बार्सिलोना हाफ मैराथन 2025 में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें जो है यह जो है 56 मिनट 42 सेकंड में लगभग 21 किलोमीटर, लगभग 21 किलोमीटर दौड़ लगाया। ठीक है ना, कितना? 56 मिनट 42 सेकंड में। कहां के? युगांडा के। नाम क्या था? जैकब किप्लिमो। अब इसके बारे में थोड़ा देख लें। देखिए, नाम क्या उनका? जैकब किप्लिमो, युगांडा के हैं। रिकॉर्ड 56 मिनट 42 सेकंड में 21.0975 किलोमीटर। इससे पहले जो रिकॉर्ड जिनके नाम से था, उनका नाम था योमिफ के जेलचा, इथोपिया के थे, जिनका रिकॉर्ड था 57 मिनट 30 सेकंड में। ठीक है, युगांडा क्या है? दक्षिण अफ्रीका का अफ्रीकी देश है, दक्षिण अफ्रीका का एक देश है। युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला है। एग्जाम में बड़ी बार पूछा गया है युगांडा की राजधानी कंपाला। राष्ट्रपति का नाम है योवेरी मुसेवेनी, प्रधानमंत्री अपोलो सिबाम्बी, और ब्रिटेन से इसको आजादी, जिस प्रकार भारत को आजादी मिली 1947 में, उसी प्रकार जो है ब्रिटेन से इसको, युगांडा को आजादी कब मिली? 9 अक्टूबर 1962 को। ठीक है, तो यह याद रखिएगा। कौन थे? जैकब किप्लिमो, युगांडा के। इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। तोड़ा किसका? योमिफ के जेलचा का। और युगांडा की राजधानी कंपाला। यावेरी मुसेवेनी राष्ट्रपति, अपोलो सिम्बाब्वे जो है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट प्रश्न है प्रधानमंत्री अन्नदाता, क्या है? प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा योजना की मूल्य समर्थित योजना पीएसएस के तहत कौन से कृषि उत्पाद खरीदे जाते हैं? तो इसमें शामिल जो है दलहन है, दलहन है, तिलहन है, ठीक है ना,
ये फसल इसमें शामिल है। किसमें? प्रधानमंत्री आशा योजना के तहत जो है मूल्य समर्थित योजना के तहत कौन कौन से कृषि उत्पाद खरीदे जाते हैं? दलहनी जिसमें दाल वगैरह हो गया, तिलहनी जिसमें तेल वाला आइटम हो गया, ठीक है ना, हुआ। तो देखिए इसके बारे में थोड़ा देख लें। देखिए पीएम आशा योजना उद्देश्य क्या है? खरीद कार्यों का प्रभावी कार्यान्वयन करना, यानी कि जो फसल है उस फसल को खरीदना, ठीक है ना। मेन उद्देश्य क्या है? जो फसल पैदावार हो रहा है उसको खरीदना, ठीक है ना, यानी कि किसानों तक पहुंच बनाना खरीद के लिए। शामिल फसल है दलहन, तिलहन और खोपरा। इसके तहत नोडल एजेंसियां कौन है? एमएसपी पर किसानों से सीधे फसल की खरीद करती है। इस योजना के तहत जो है अभी मैंने बताया कि इस योजना के तहत जो फसल खरीद होगी वह किसानों से डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष रूप से जो है खरीद होगी। और केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। कौन है? शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य क्या है? देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य है किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है ना। देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY जिसकी शुरुआत वर्ष 2014 में हुई थी, इस योजना का उद्देश्य है कि किसानों का जो फसल है वह फसल जो है क्या होता है, कीट से या बाढ़ आने से या फिर कोई भी प्राकृतिक आपदा से जो है अगर उनकी फसल खराब हो जाती है तो उस फसल में उनको क्या मिलता है? पैसा मिलता है, सब्सिडी मिलती है सरकार के द्वारा, ठीक है। तो उसी के लिए जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा, उनका फसल का बीमा होता है जिसमें बहुत ही कम खर्च जो है किसानों के द्वारा दिया जाता है, बाकी सब्सिडी जो है सरकार के द्वारा दी जाती है, ठीक है, फसल बीमा योजना में। देखिए फसल बीमा योजना कब है? सॉरी 2016 से हुआ था शुरुआत, 2014 नहीं, शुरुआत 2016 से। उद्देश्य क्या? किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करना। इसके तहत खरीफ फसल की खाद तिलहनी फसलों के लिए किसान द्वारा देश अधिकतम प्रीमियम 2% है। इसके तहत जो है खरीफ फसल, ठीक है ना, कौन कौन सा फसल होता है? रबी होता है, खरीफ होता है, जायद होता है। रबी और खरीफ के बीच में जब समय बचता है तो उसमें कौन सी फसल होती है? जायद, जिसमें तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, ठीक है ना, ये सब होता है, ठीक है। तो यह खरीफ फसल होती है, उसमें अधिकतम प्रीमियम किसान द्वारा कितना दिया जाता है? 2%। रबी फसल और तिलहन फसल के लिए 1.5% और वाणिज्यिक बागवानी फसल के लिए 5%, ठीक है ना, इतना जो है दिया जाता है प्रीमियम के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है कौन से राज्य सरकार ने नोदी बंधन योजना शुरू करने की घोषणा की है? नोदी बंधन, नोदी बंधन यहाँ कहने का मतलब है नदी बंधन, क्योंकि बंगाल की भाषा है इसीलिए जो है इसे नोदी बंधन कहा गया। तो कौन सी सरकार? इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, बंगाल की सरकार ने नोदी बंधन योजना शुरू की है। नोदी बंधन योजना कहने का मतलब है कि नदियों को जोड़ना, ठीक है ना, नोदी बंधन नदियों को आपस में जोड़ना। वैसे केंद्र सरकार के द्वारा नदियों को आपस में जोड़ा जा रहा है। इसके तहत पहला प्रोजेक्ट कहाँ चल रहा है? मध्य प्रदेश में चल रहा है, केन बेतवा लिंक परियोजना, जिसके बारे में मैंने क्लास में बताया है, करंट अफेयर्स के क्लास में ही मैंने बताया है उसके संबंध में, ठीक है, पीछे का वीडियो देखिएगा उसमें आपको मिलेगा केन बेतवा लिंक परियोजना के बारे में। उसी प्रकार उसी तर्ज पर पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा नोदी बंधन योजना क्या की गई है? शुरू की गई है, जिसमें नदी का विकास करना और उससे नदी के किनारे पर जो कटाव हो रहा है उस कटाव को रोकना। यह कटाव मुख्य रूप से जो है पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और मालदा जिले में जो है हो रहा है, उसको सबसे पहले ज्यादा संरक्षित करने के लिए जो है इस तरह की योजना पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा लाया गया है। और इससे क्या होगा? और फायदा क्या होगा कि प्राकृतिक आपदाओं से भी क्या होगी? सुरक्षा मिलेगी, इसीलिए जो है यह लाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो 2025 किसके द्वारा आयोजित हुआ? तो यह जो है किसके द्वारा आयोजित हुआ? इंडोनेशिया। किसके द्वारा? इंडोनेशिया। कोमोडो 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 किसके द्वारा आयोजित हुआ? इंडोनेशिया के द्वारा आयोजित हुआ। इसमें देखिए
आयोजनकर्ता कौन था? इंडोनेशिया। भागीदार देश कौन है? भारतीय नौसेना जहाज INS शार्दुल और लंबी दूरी की समुद्री निगरानी P-81 विमान। आयोजन कहाँ हुआ इसका? इंडोनेशिया के बाली में। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है ये जो नौसैनिक अभ्यास होते हैं समुद्री सहयोगिता को बढ़ावा देना, ठीक है ना, समुद्री सहभागिता को बढ़ावा देना और जो क्षेत्रीय सुरक्षा का जो महत्व समस्या है उस समस्या को दूर कर उसमें सहयोग बढ़ाना है समुद्री क्षेत्र में, ठीक है। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए छोटे कछुओं को छोड़ना, मूंगा व मैंग्रोव वृक्षारोपण करना, समुद्र तट की सफाई करने का अभियान भी चलाया गया। देखिए ये जो कोमोडो अभ्यास हुआ इसके तहत पर्यावरण संरक्षण के लिए भी जो है अलग अलग कार्यक्रम चलाए गए जिसमें कछुओं को छोड़ा गया। उसके अलावा जो है मूंगा के बारे में मैंने क्लास में बताया है, पीछे का लेक्चर देखिएगा, वीडियो देखिएगा करंट अफेयर्स का, उसमें आपको मिलेगा। मूंगा के संबंधित मैंने विस्तृत जानकारी दी है। मैंग्रोव वन, ठीक है ना। उसके बाद समुद्री तट की सफाई करने के लिए जो है इस में अभियान चलाया गया कोमोडो अभ्यास में, जो जिसका आयोजन कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया में। और भारत का कौन सा शामिल हुआ? INS शार्दुल, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 7वां नेपाल एग्रीटेक इंटरनेशनल एक्सपो। देखिए एग्रीटेक, एग्रीटेक कहने का ही मतलब हो गया क्या? एग्रीटेक एग्रीकल्चर, कृषि से संबंधित। यह कहां हुआ? काठमांडू। कहां हुआ? काठमांडू में हुआ, ठीक है ना। 7वां नेपाल एग्रीटेक इंटरनेशनल एक्सपो। इसमें क्या हुआ? इसमें सिंपल सा कृषि से संबंधित है, तो भविष्य में होने वाली कृषि के तकनीक, ठीक है ना, कृषि तकनीकों के बारे में जो है क्या करना? प्रदर्शनी करना कि क्या क्या कृषि के क्षेत्र में क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। इन सब मुद्दों पर इस एक्सपो में क्या किया गया? प्रदर्शनी लगाई गई कृषि उत्पादों का, कृषि उत्पादों का प्रदर्शनी लगाई गई। और यह कहां हुआ? काठमांडू में हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य यही था, ठीक है। और जब तक आप खुद हार नहीं मान जाते तब तक आपको कोई भी हरा नहीं सकता है। यानी कि आप जो है मेहनत तब तक करते रहिए जब तक आपकी दृढ़ शक्ति होगी। अगर आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होगी तभी आप हार सकते हैं। इसीलिए जो है जब तक आप खुद हार नहीं मानते हैं कोई भी आपको हरा नहीं सकता है। और आप हमारा ऑफलाइन बैच अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर से संपर्क करें। और जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं, बिहार दरोगा, बिहार SSC, BPSC, अभी हम लोग जो है बिहार दरोगा BPSC के लिए स्पेशल बैच होली के बाद जो है लेकर आने वाले हैं। विस्तार पूर्वक उसमें क्लास चलेगा, अलग अलग सब्जेक्ट का, अलग अलग विषयों का, ठीक है। एकदम विस्तृत रूप से जो है पढ़ाया जाएगा, क्लास ठीक में होगा, ठीक है। उसके लिए अगर आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह के फैसिलिटी है, जो ज्वाइन करना चाहते हैं करेंगे, ठीक है। इसी तरह, ठीक है। धन्यवाद।